एक इंसान सबसे ताकतवर शिकारियों को छोड़कर एक कमजोर और बेवकूफ लगने वाले जीव को चुनता है। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि यही जीव इस नए वर्जन का असली हीरो मेटापिक है। आने वाले समय में यह जीव इस दुनिया का सबसे ताकतवर राजा ओवरलॉर्ड बनेगा। जब यांग चेन की आंख खुली तो उसने देखा कि वह अर्थ ऑनलाइन का एक सभ्यता प्रेक्षक सिविलाइजेशन ऑब्जर्वर बन गया है। यह दुनिया लगभग हमारी पृथ्वी जैसी ही थी, बस फर्क इतना था कि इंसान कैसे बने इस बात को धार्मिक कहानियों से छिपा दिया गया था। अर्थ ऑनलाइन को आप एक अलग तरह का देश की किस्मत का खेल, नेशनल लग गेम मान सकते हैं। हर देश से एक इंसान को सभ्यता प्रेक्षक चुना जाता है। प्रेक्षक को एक जीव चुनना होता है और उस पर नजर रखनी होती है। चुना हुआ जीव कितने समय तक जिंदा रहता है उसी से जीत तय होती है। जीतने वाले देश को किस्मत का साथ मिलता है, जबकि हारने वाले देश में प्राकृतिक मुसीबतें आने लगती हैं। यांग चेन ने पिछले वर्जन के इतिहास को याद किया। पिछले वर्जन के राजा विशालकाय डायनासोर थे। उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी और उन्होंने 17 करोड़ सालों तक राज किया। लेकिन जैसे ही आसमान से एक बड़ा पत्थर उल्कापिंड गिरा, डायनासोरों का अजेय राज खत्म हो गया। बड़े बड़े जीवों का वह जमाना हमेशा के लिए खत्म हो गया। नया वर्जन पुराने वर्जन के खत्म होने के बाद शुरू हुआ। जमीन के बड़े बड़े जीव गायब हो चुके थे और इसके बाद दुनिया की जमीन हिलने डुलने लगी। पहले जो पूरी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी वह अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगी। धरती पर नए किस्म के जीवों का जन्म होने लगा। वे कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ दहाई सेंटीमीटर के आकार से बड़े होने लगे। समय के साथ साथ खुद को मौसम और माहौल के हिसाब से ढालने के लिए उन्होंने अपने शरीर में कई बदलाव किए। एक ही तरह के जीव अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग बन गए। कुछ बहुत बड़े हो गए तो कुछ बहुत छोटे। स्क्रीन पर तस्वीरें तेजी से बदल रही थीं, जैसे कोई ज्ञान देने वाली फिल्म वृत्त चित्र चल रही हो जो पिछले 4.3 करोड़ सालों का बदलाव दिखा रही थी। एक नया जमाना शुरू हुआ जिसे न्यू टैबू एरा नाम दिया गया। आभासी जगह, वर्चुअल स्पेस में यांग चेन की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। अगर उसकी पुरानी जिंदगी की याददाश्त सही थी तो इसी जमाने में इंसानों ने धीरे धीरे दुनिया के सामने कदम रखा था और दुनिया को एक नया राजा मिला था। अगला जीव वही था जिसे इस वर्जन में चुना जा सकता था, एक नया शिकारी। तस्वीर में एक नया शिकारी दिखाई दिया। स्माइलोडॉन परिवार का मैकेरोडस मचाएरोडस। इसके कंधे की ऊंचाई लगभग 1.2 मीटर और शरीर की कुल लंबाई 3 मीटर से ज्यादा थी। इसके पैर लंबे और शरीर बहुत मजबूत था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज इसके मुंह में मौजूद तलवार जैसे 2 बड़े और नुकीले दांत थे। स्क्रीन पर इस जीव को हाथियों जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते हुए भी दिखाया गया, जिसे देखकर एक पल के लिए सब हैरान रह गए। अपनी फुर्ती और जानलेवा दांतों के दम पर यह जीव घास के मैदानों का सबसे बड़ा शिकारी बन गया था। भले ही इसका आकार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह अपने समय के सबसे बड़े जानवरों का शिकार कर सकता था। इससे साबित होता था कि जंगल में इसका स्थान सबसे ऊपर था। यह स्क्रीन सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि बाकी देशों के लोग भी देख रहे थे। इस जीव को हाथी का शिकार करते देखकर कई देशों को लगा कि यह प्रजाति डायनासोर की तरह ही नए वर्जन का सबसे सही जवाब, बेस्ट चॉइस होगी। इसके बाद भालू परिवार की बारी आई। नए जमाने का प्रतिनिधि उर्सवस था जो जंगलों में रहता था। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर थी। इसके पैर लंबे थे और यह पेड़ पौधे, कीड़े और छोटे जानवर खाता था। फिर आया मेगाहाइएना। यह देखने में आज के लकड़बग्घे जैसा था, लेकिन इसका वजन 400 किलो था। आज के लकड़बग्घे से 4 गुना बड़ा। यह भी बड़े जानवरों का शिकार करता था। इसके अलावा पानी में पुरुसोरस रहता था, जिसकी लंबाई 11 मीटर से ज्यादा और वजन 6 टन से ज्यादा था। जमीन के जीवों में इसकी काटने की ताकत, बाइट फोर्स, सबसे ज्यादा थी और यह पानी का सबसे बड़ा शिकारी था। इस जीव ने भी कई देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अर्जेंटिविस, आसमान का राजा। खड़े होने पर इसकी ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा थी और इसके पंख 5 से 7 मीटर तक फैलते थे, जो एक छोटे हवाई जहाज जैसा दिखता था। लेकिन जिन लोगों ने पहले के उड़ने वाले डायनासोर देखे थे, उनके लिए यह बहुत बड़ा नहीं था। समुद्र में असली दानव मेगालोडॉन आया। इसकी लंबाई 20 मीटर से ज्यादा और वजन 90 टन से ज्यादा था। सिर्फ इसके खुले हुए मुंह की चौड़ाई ही 3 मीटर थी। इस वर्जन के सभी जीवों में काटने की सबसे ज्यादा ताकत इसी के पास थी। इस जमाने में भी विशाल दानव जैसे जीव बचे हुए थे, बस वे अब जमीन पर नहीं रह सकते थे और समुद्र की गहराइयों में चले गए थे। तस्वीर बदली और एक बड़े घास के मैदान पर आ गई। मैदान के एक कोने में थोड़े कम घने पेड़ों का जंगल था। बंदरों एपेस का एक झुंड पेड़ों की डालियों पर रह रहा था। वे थोड़ी देर के लिए सीधे खड़े हो सकते थे, लेकिन ज्यादातर समय डालियों पर छलांग लगाने के लिए अपने हाथों की ताकत पर निर्भर रहते थे। ये बंदर डरपोक थे, आसानी से डर जाते थे और जंगली फल खाते थे। वे आर्डिपिथेकस जमीन पर रहने वाले पुराने बंदर थे, लेकिन बहुत कमजोर होने के कारण वे जमीन पर पैर रखने की हिम्मत नहीं करते थे। समय बीतता गया। 44 लाख साल पहले, 4.4 मिलियन ईयर्स अगो, तेजी से भागता समय रुक गया। नया वर्जन
वर्जन शुरू होने का वक्त आ गया था। इसका मतलब था कि खेल की झलक प्रीव्यू खत्म हो चुकी थी। सबके कानों में एक मशीन जैसी मैकेनिकल आवाज गूंजी। बड़े दानवों का जमाना बीत चुका है, नया मुकाबला शुरू होने वाला है। जीवों का विकास किसी की मर्जी से नहीं रुकता। दुनिया का नया राजा जल्द ही सामने आएगा। अर्थ ऑनलाइन का नया वर्जन शुरू हो चुका है। सभी सभ्यता प्रेक्षक आधे घंटे के अंदर अपना अपना इलाका चुन लें। खेल शुरू होने वाला है। यांग चेन को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने तेज सफेद रोशनी आई जो जल्द ही गायब हो गई। इस समय वह एक बड़े घास के मैदान में खड़ा था। यह अपनी प्रजाति चुनने का समय था, जो सबसे खास कदम था। वह एक बहुत ही अनोखी जगह पर आ गया था, जैसे खुद भगवान हो। सिर्फ एक सोच से वह दुनिया के सभी जीवों की जानकारी डेटा देख सकता था। यांग चेन ने अपनी उंगलियां हवा में हिलाई। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। उसकी नजर आर्डिपिथेकस के कार्ड पर जाकर रुकी। इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं थी जिसमें 2 पैरों पर चलने वाले भयानक इंसान से ज्यादा आगे बढ़ने की ताकत हो। यांग चेन ने बिना किसी हड़बड़ी के आर्डिपिथेकस की जानकारी देखनी शुरू की। आर्डिपिथेकस सो ताकत 3 स्टार, दौड़ने की रफ्तार 2 स्टार, सोचने समझने की फुर्ती रिफ्लेक्सेस 3 स्टार, टिके रहने की ताकत एंड्योरेंस 4 स्टार, दिमाग बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस 5 स्टार, भोजन / ऊर्जा की जरूरत एनर्जी कंजम्पशन 6 स्टार। आर्डिपिथेकस की ज्यादातर चीजें कमजोर थीं, बस दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज था, लेकिन ऊर्जा की जरूरत खतरनाक रूप से 6 स्टार तक पहुंच गई थी। इसका मतलब था कि जिंदा रहने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी, जो कुदरत में जिंदा रहने के मौकों को कम कर देता था। बाकी जानवरों को देखें तो आर्डिपिथेकस से कई गुना बड़े जीवों को भी इतनी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं थी। इस दुनिया में यांग चेन के अलावा किसी और ने इस पर दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। यांग चेन लगातार इस आर्डिपिथेकस की जानकारी क्यों देख रहा है? रिसर्च टीम में बुजुर्ग किन छिन लाओ यांग चेन का वीडियो देखकर परेशान हो रहे थे। आर्डिपिथेकस की जानकारी से वे कोई खास बात नहीं समझ पा रहे थे। ज्यादा ऊर्जा की जरूरत का क्या मतलब था? क्या यह कमियों को बढ़ाना नहीं था? इसीलिए यांग चेन को ऐसा करते देख बुजुर्ग किन थोड़े चिंतित हो गए। लेकिन यांग चेन ने ज्यादा देर नहीं देखा और जल्द ही दूसरे जीवों की जानकारी जांचने लगा। इससे बुजुर्ग किन ने चैन की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यांग चेन को कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने दर्जनों जीवों की जानकारी देखी। वह सच में समझकर तुलना कर रहा था। जैसा कि कहा जाता है, खुद को जानो और दुश्मन को जानो तो हर लड़ाई जीती जा सकती है। वैसे भी आर्डिपिथेकस जैसी कमजोर प्रजाति को छीनने तो कोई आने वाला नहीं था। दर्जनों जीवों की जानकारी देखने के बाद यांग चेन ने आखिरकार अपना कदम उठाया। साफ इरादे के साथ वह सीधा आर्डिपिथेकस के रहने की जगह हैबिटेट पर पहुंच गया। कुछ ही दूरी पर अमेरिका का डेविड, रूस की नताशा और जापान का तोरू यामाशिता जैसे लोग तलवार जैसे दांतों वाले बाघ स्माइलोडॉन की जगह पर इकट्ठा थे। यांग चेन को आते देखकर उनका ध्यान उधर गया। चीन का खिलाड़ी यामाशिता ने आंखें छोटी करके देखा। मेरे दोस्त, क्या तुम भी इस बाघ को चुनने के लिए मुकाबला करने आए हो? नताशा ने पूछा। चीन के नागरिक, क्या तुम भी लड़ना चाहते हो? डेविड चौकन्ना हो गया। यांग चेन ने हाथ हिलाया। तुम लोग ही इसके लिए लड़ो, मेरा लक्ष्य तय है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यह कहकर उसने लोगों की हैरान नजरों को अनदेखा किया और सीधा आगे निकल गया। जल्द ही यांग चेन एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा। चीन के सभ्यता प्रेक्षक ने चुना आर्डिपिथेकस। चीनी सभ्यता प्रेक्षक यांग चेन ने आर्डिपिथेकस का नाम तय कर दिया है। चीन की अर्थ ऑनलाइन रिसर्च टीम में बुजुर्ग किन के हाथ से चाय का कप टूटकर जमीन पर गिर गया। क्या गलत चुन लिया? उसने देखने के लिए आर्डिपिथेकस को चुना। सबने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस ली। मुख्य लाइव वीडियो रूम में अनगिनत चीनी लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। दूसरे देशों के लोग तो जोर जोर से हंसने लगे। क्या चीन के लोग मजाक कर रहे हैं? उन्होंने 4 पैरों पर चलने वाला कमजोर जीव चुना। कुछ गुस्से से भरे लोग यांग चेन के कमरे में जाकर अपना गुस्सा निकालने लगे, लेकिन यांग चेन को इस बात की कोई खबर नहीं थी। सभी खिलाड़ियों के लक्ष्य तय हो चुके थे। अर्थ ऑनलाइन का नया वर्जन शुरू हो चुका है। सभी प्रेक्षक नजर रखने के लिए तैयार रहे। खेल शुरू होता है। सभ्यता प्रेक्षक का काम था देखना, रिकॉर्ड रखना और जरूरत पड़ने पर अपने 3 खास बदलाव एक्टिव इंटरवेंशंस के मौकों का इस्तेमाल करना। जीवों का विकास एक लंबी प्रक्रिया थी। एक वर्जन में लाखों साल भी लग सकते थे। लोग जाहिर तौर पर शुरू से अंत तक सब कुछ नहीं देख सकते थे, इसलिए बोरिंग और एक जैसी समय रेखाओं को हटाकर छोटा कर दिया जाता था। यांग चेन के वीडियो रूम में अनगिनत दर्शक निराश हो चुके थे। पेड़ों पर कूदने वाले बंदरों से क्या उम्मीद की जा सकती थी? इसके अलावा अब पेड़ कम हो रहे थे, कूदने की जगह भी नहीं बची थी। दूसरे शब्दों में आर्डिपिथेकस पूरी तरह खत्म होने की कगार पर था। यह सबसे मुश्किल शुरुआत हेल्थ स्टार्ट थी। स्क्रीन एक बंदर पर जाकर रुक गई। ये वही बंदर था जिससे यांग चेन का कनेक्शन जुड़ा था। इस समय वह डालियों के बीच छिपा हुआ था और ध्यान से आसपास देख रहा था। इस छोटे बंदर ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह डाली पर खड़ा होकर 100 मीटर दूर दूसरे जंगल को देख रहा था। आज सुबह एक बूढ़ा बंदर भूख से मरकर पेड़ से गिर गया था और कुछ ही मिनटों में जंगल से निकले एक बाघ स्माइलोडॉन ने उसे खींच लिया था। छोटे बंदर को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसके शरीर के अंदर से एक आवाज कह रही थी, जमीन बहुत खतरनाक है, जमीन पर गिरते ही मौत पक्की है। क्या करे? संतरा जितना
छोटा दिमाग शायद जिंदा रहने की मजबूरी में सोचने लगा था। उसकी नजरें धीरे धीरे पेड़ के नीचे पक्की जमीन पर टिक गईं। उसके शरीर का हर हिस्सा मानो चिल्ला रहा था और चेतावनी दे रहा था। इसलिए वह पीछे हट गया और पीछे की एक ऊंची डाली पर बैठ गया, मानो इससे उसका डर कम हो जाएगा। वीडियो में निराशा भरे कमेंट्स और बढ़ गए। बहुत कमजोर, ये तो मरने का इंतजार करने जैसा है। यांग चेन आखिर कर क्या रहा है? क्या वह सबसे बदला ले रहा है? वरना ऐसी बेकार प्रजाति क्यों चुनता? लेकिन दर्शकों के रोने धोने के उलट यांग चेन इस समय अपने सामने के दृश्य को ध्यान से देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि एक ऐतिहासिक पल शायद आने वाला है। कभी कभी एक छोटा सा कदम पूरी दुनिया के संतुलन को बदल सकता है। भूख छोटे बंदर की बर्दाश्त करने की ताकत को परख रही थी। यह मौत से भी ज्यादा दर्दनाक एहसास था। वह पूरी तरह से सोच नहीं पा रहा था। केवल दो भावनाएं आपस में लड़ रही थी, भूख और डर। पेड़ों ने उन्हें रहने की जगह दी थी, इसीलिए उन्होंने लाखों सालों तक डालियों पर हाथों से झूलने का काम किया था। लेकिन आज समय बदल गया था। पेड़ अब उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। अगर जिंदा रहना था तो हाथ छोड़ना ही पड़ेगा। आखिरकार भूख ने डर को हरा दिया। उसने दोनों हाथों से डाली को पकड़ा, पूरे शरीर को नीचे लटकाया और झटके से हाथ छोड़ दिए। इस अजीब हरकत ने दूसरे पेड़ों के बंदरों का ध्यान खींचा। वे ध्यान से देख रहे थे कि यह छोटा जीव क्या करने जा रहा है। छोटा बंदर पेड़ से जमीन पर कूद पड़ा। उसके हाथ जैसे पैर पक्की जमीन पर टिक गए। डर एक बार फिर लहरों की तरह वापस आ गया। उसने घबराकर चारों ओर देखा, मानो अगले ही पल कोई खतरा आने वाला हो। किसी भी चीज की परवाह किए बिना जिंदा रहने की आदत ने उसे आगे बढ़ाया। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों को जमीन पर टिकाकर छलांग लगाना और दौड़ना शुरू कर दिया। वह 100 मीटर दूर जंगल की ओर भागा। अचानक उसे लगा कि कोई तीखी नजर उसे घूर रही है, इसलिए उसने अपने हाथों का सहारा छोड़ दिया। उसकी झुकी हुई कमर धीरे धीरे सीधी होने लगी। उसकी पतली टांगें तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसके कदम बड़े होते गए और उसका शरीर सीधा होता गया। रेंगने और कूदने से वह धीरे धीरे सीधा खड़ा होकर दौड़ने लगा। दूर का जंगल उसकी आंखों के सामने करीब आ रहा था। यह सब बहुत कम समय में हुआ, इतनी जल्दी कि छोटे बंदर को भी इसका एहसास नहीं हुआ। जल्द ही उसने देखा कि पेड़ों पर मीठे फल लटके हुए हैं। एक छलांग लगाकर वह नई दुनिया में पहुंच गया। दूसरी तरफ कम घने जंगल में कई भूखे बंदर जंगल के किनारे पर आ गए थे। उन्होंने अभी अभी देखा था कि क्या हुआ था, लेकिन वे अभी सोच नहीं सकते थे और यह फैसला नहीं ले पा रहे थे कि वे उसका पीछा करें या नहीं। छोटे बंदर के कदम ने एक नए तरीके की शुरुआत कर दी थी, इसलिए दूसरे बंदर ने भूख के कारण जमीन पर छलांग लगा दी। वह जिंदा रहना चाहता था। इसके बाद एक एक करके बंदर नीचे कूदने लगे। जमीन पर बड़ी संख्या में बंदरों के दौड़ने की हलचल ने आखिरकार शिकारियों का ध्यान खींच लिया। एक बाघ स्माइलोडॉन चुपके से करीब आया। उसका निशाना साफ था। उसने बिजली की तेजी से आगे दौड़ रहे एक बंदर को दबोच लिया। बंदर के पास इस विशाल जानवर के हमले से बचने की कोई ताकत नहीं थी। उसका छोटा शरीर जमीन पर दबा दिया गया। भले ही वह तड़पता रहा, लेकिन सब बेकार था। आसपास भाग रहे दूसरे बंदर डर गए, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वे सिर्फ अपने कदम तेज करके दूर के जंगल की ओर भाग सकते थे। यही कुदरत का नियम था, अत्यंत निर्दयी। जिंदा रहने के लिए आपको सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी। दक्षिण कोरिया के लाइव वीडियो में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। चीन को धन्यवाद जो इतना अच्छा खाना भेजा। क्या तुमने बाघ की ताकत देखी? बंदरों का एक झुंड जो सिर्फ पेड़ों पर छिप सकता है, उनके पास मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं है। लेकिन चीनी दर्शकों की गालियों के सामने उनकी आवाजें दब गईं। यांग चेन ने देखा कि बंदरों ने अपनी पीठ सीधी करना शुरू कर दिया था और रेंगने से सीधे खड़े होकर चलने, बाइपेडलिज्म की ओर बढ़ रहे थे। यह एक बेहद खास कदम था, आग की खोज करने या दिमाग तेज होने से भी ज्यादा खास। हाथ अब दौड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, इसलिए वे और ज्यादा काम के बनने लगे। इसी के बाद हाथ हथियार बना सकते थे, चीजों का इस्तेमाल कर सकते थे और आग जला सकते थे। आज एक पेड़ पर बैठे उस छोटे बंदर ने पहला कदम उठाया था। वह पेट भरकर खा चुका था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बैठकर ही वह अपने थके हुए शरीर को आराम दे सकता था। उसकी खाली आंखें आसमान की ओर उठी। पत्तियों के बीच से उसकी काली पुतलियों में तारों से भरे आसमान की चमक दिखाई दे रही थी। वह बस घूरता रहा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था या क्या सोच रहा था। स्क्रीन पर एक बड़ा शॉट झूम इन दिखाया गया। ये शायद यांग चेन था जो जानबूझकर इस बंदर को देख रहा था। लेकिन इसका क्या फायदा? रिसर्च टीम के अंदर वैज्ञानिक इस दृश्य को देख रहे थे जब वह छोटा बंदर तारों को देख रहा था। भविष्य में उसकी आने वाली पीढ़ियां भी शायद यूं ही कभी आसमान की ओर देखेंगी और अनगिनत तारों को निहारेंगी। शरीर के अंदर छिपी जानने की इच्छा एक आदत की तरह बाहर आएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी, लाखों सालों बाद, लाखों साल पुराने इस सवाल का जवाब आखिरकार मिलेगा। इसलिए यांग चेन के लिए यह एक ऐतिहासिक पल था। उसके हाथ में मौजूद कॉपी में यांग चेन के दिल की खुशी और हैरानी लिखी हुई थी, जिसे उस समय कोई और नहीं समझ सकता था। स्क्रीन फिर से तेज गति से चलने लगी। जब से उन्होंने पहली बार जमीन पर कदम रखा और नया खाना ढूंढकर अपने झुंड को जिंदा रखा, तब से यह तरीका एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ने लगा। जब जंगल के फल खत्म हो गए तो आर्डीपिथेक्स के पास नए रास्ते थे। भले ही रास्ता खतरों से भरा था और वे लगातार बड़े शिकारियों का शिकार बन रहे थे, फिर भी
वे जिंदा रहे। वे दो पैरों पर सीधे चलने के कारण जिंदा रह सके। सीधे चलने में चार पैरों पर चलने के मुकाबले सिर्फ एक चौथाई ताकत खर्च होती थी। इसका मतलब था कि उनकी 6 स्टार की ऊर्जा जरूरत घटकर 5 स्टार हो गई थी। भले ही ऊर्जा की जरूरत अभी भी ज्यादा थी, लेकिन पहले से बेहतर थी। आर्डिपिथेक्स भले ही इस वर्जन के किसी भी जानवर से नहीं लड़ सकते थे, लेकिन वे फिर भी जिंदा रहे और बढ़ने लगे। स्क्रीन एक मादा बंदर पर जाकर रुकी। उसका पेट बड़ा हो गया था। एक नया बच्चा जन्म लेने वाला था। यह पूरी प्रजाति के लिए एक नई शुरुआत और आगे बढ़ने की उम्मीद थी। सबकी निगाहों के सामने एक नए बंदर का जन्म हुआ, लेकिन इसी समय सीधे खड़े होकर चलने का सबसे बड़ा नुकसान सामने आया। लाइव वीडियो में उम्मीद लगाए बैठे चीनी दर्शक अचानक परेशान हो गए। यहाँ तक कि बुजुर्ग किन को भी यह जानलेवा कमी दिख गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस कमी के कारण आर्डिपिथेकस प्रजाति पूरी तरह खत्म हो सकती थी। सीधे चलने की कीमत यह थी कि आर्डिपिथेकस के कमर की हड्डी पेल्विस पतली / संकरी हो गई थी। कमर पतली होने के बाद वे दूसरे जानवरों की तरह आसानी से बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी। कुदरत में 4 पैरों वाले जानवरों के लिए जन्म देना आसान होता है, लेकिन इस मादा बंदर के लिए यह जिंदगी और मौत का खेल था। हर सेकंड खतरनाक था। जरा सी चूक से माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती थी। जैसा कि मैंने सोचा था, सीधे चलने के कई नुकसान हैं। हम इंसान ऐसा कर सके क्योंकि हम बहुत विकसित जीव हैं। हमारे बच्चे समय से पहले पैदा हों तब भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आर्डिपिथेक्स के लिए यह जानलेवा है। बुजुर्ग किन ने दुखी होकर कहा। रिसर्च सेंटर में सन्नाटा छा गया। पड़ोसी देश रूस की नताशा द्वारा चुने गए बड़े हाथी मैमाथ ने बच्चे को जन्म दिया था और वह तुरंत भागने लायक हो गया था। बाकी खिलाड़ियों ने या तो तेज दौड़ने वाले या बहुत बड़े जीव चुने थे। सिर्फ चीन ने आर्डिपिथेक्स चुना था, जो शुरू से ही सबसे कमजोर लग रहा था। यांग चेन बाहर की आवाजें नहीं सुन सकता था। प्रेक्षक के रूप में उसके पास एक अलग जगह थी। मादा बंदर बहुत कमजोर हो चुकी थी। जन्म देने में उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। वह अब दूध नहीं बना सकती थी। खाने के बिना बच्चा एक दिन भी नहीं बच सकता था। माँ उठ नहीं पा रही थी। उसकी खाली आंखों में पहली बार एक अजीब सी भावना दिखाई दी। उसने आसपास देखा। दूसरे बंदर इकट्ठा हुए, लेकिन वे उसकी हालत को नहीं समझ पा रहे थे। मादा बंदर की नजर आखिरकार एक मजबूत नर बंदर पर पड़ी। वह उस बच्चे का पिता था। जानवरों में बच्चों को पालने का काम आमतौर पर माँ अकेले करती है। नर सिर्फ बच्चा पैदा करके चले जाते हैं। आर्डिपिथेक्स के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन उस लंबे नर बंदर को कुछ एहसास हुआ। वह एक झाड़ी में गया और वहां छिपा कर रखे गए 2 बड़े फल उठा लाया। वह मादा बंदर के पास आया और फल उसे दे दिए। उसने कुछ आवाजें निकाली, मानो बात कर रहा हो। ताज्जुब की बात यह थी कि नर बंदर ने अपना खाना देने में कोई मनाही नहीं दिखाई। दिमाग का आकार बढ़ने के साथ समझदारी आई थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह छोटा जीव उससे जुड़ा हुआ है। यह उसकी औलाद है। अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। यह भावना माँ और बच्चे दोनों तक पहुंची। नर बंदर को समझ आया कि बच्चे को बचाने के लिए माँ का जिंदा रहना जरूरी है। इस पल नर बंदर के दिमाग में पहली बार गहरी सोच पैदा हुई और उसने जिम्मेदारी का मतलब समझा। ज्यादातर दर्शकों के लिए यह सिर्फ 2 फल देने जैसी मामूली बात थी, लेकिन यांग चेन के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। यह आर्डिपिथेक्स प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ठीक उसी तरह जैसे पहले बंदर ने पेड़ से नीचे छलांग लगाई थी। हाथों के आजाद होने के कारण वे खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। 4 पैरों वाले जीव सिर्फ मुंह में खाना दबाकर ले जा सकते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए दूसरे जानवर शिकार करने के बाद तुरंत वहीं खा लेते हैं, लेकिन सीधे चलने की वजह से आर्डिपिथेक्स खाने को दूर तक ले जा सकते थे। इस तरह परिवार फैमिली कॉन्सेप्ट की सोच का जन्म हुआ। परिवार की सोच ने बच्चों के जिंदा रहने के मौकों को बहुत बढ़ा दिया। परिवार से ही मिलजुल कर रहने और सभ्यता की शुरुआत होती है। अब बंदर अकेले खाना नहीं ढूंढते थे, वे झुंड बनाकर निकलने लगे। इससे सुरक्षा बढ़ी। कोरिया के खिलाड़ी जिन्होंने बाघ चुना था, परेशान होने लगे। वे आर्डिपिथेक्स का शिकार आसानी से नहीं कर पा रहे थे। बंदर दूर से ही उन्हें देखकर भाग जाते थे। कोरियाई खिलाड़ी को लगा कि चीन ने जरूर अपनी खास शक्ति इंटरवेंशंस का इस्तेमाल किया है। उसने भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला किया और अपनी टीम से मदद मांगी। कोरियाई टीम ने एक चाल चली। उन्होंने मौसम और माहौल बदलकर सभी बाघों को एक ही जगह, जहां आर्डिपिथेक्स रहते थे, इकट्ठा कर दिया और उन्हें एक साथ शिकार करने वाला ग्रुप हंटर बना दिया। बहुत सारे बाघों का एक ही जगह जमा होना आर्डिपिथेक्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। जब भी वे खाने के लिए बाहर निकलते, मारे जाते। चीन की रिसर्च टीम में बुजुर्ग किन परेशान हो गए। यांग चेन अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? यांग चेन ने बाघों की बढ़ती संख्या को देखा। उसे समझ आ गया कि कोई उसे परेशान कर रहा है, लेकिन उसकी नजर में यह बहुत बेवकूफी भरी चाल थी। इतने सारे बड़े शिकारियों के एक ही जगह होने से वहां का माहौल बिगड़ जाएगा, शिकार खत्म हो जाएंगे और खुद बाघ भी भूखे मरने लगेंगे। फिर भी इसने यांग चेन को एक नया विचार दिया। आर्डिपिथेक्स ने चलना और परिवार बनाना सीख लिया था। अब उन्हें एक खास ताकत अपग्रेड देने का समय था।
यांग चेन ने दूर से चीजें फेंकने की ताकत, थ्रोइंग स्किल, को खोलने का फैसला किया। आम विकास में इसमें लाखों साल लगते, लेकिन यांग चेन ने इसे अभी तेजी से देने का फैसला किया। उसने बदलाव वाला इंटरवेंशन बटन दबाया। यांग चेन ने आर्डिपिथेक्स के शरीर की जानकारी में बदलाव किया। उसने कंधे की हड्डियों को चौड़ा किया ताकि कंधा ज्यादा घूम सके। उसने रीढ़ की हड्डी को ऐसा बनाया ताकि कमर के घुमाव से पूरी ताकत लग सके। उसने कंधे की नसों को मजबूत किया ताकि वे रबड़ की तरह खींचकर ताकत जमा कर सकें। इस बदलाव ने आर्डिपिथेक्स को दुनिया का अकेला दूर से हमला करने वाला रेंज्ड अटैकर जीव बना दिया। दूसरे जानवरों को हमला करने के लिए पास आना पड़ता था, लेकिन ये 10 से 20 मीटर दूर से ही पत्थर फेंककर हमला कर सकते थे। जैसे ही बदलाव पूरा हुआ, ये जानकारी पूरे आर्डिपिथेक्स झुंड में खुद ब खुद आ गई। लाखों सालों का विकास कुछ ही मिनटों में हो गया। स्क्रीन एक मां बंदर पर आई जो फल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और फल पर दे मारा। फल आसानी से टूट गया। पास में बैठे एक दूसरे बंदर ने यह देखा। मां बंदर ने खेल खेल में वह पत्थर दूसरे बंदर की तरफ फेंका, लेकिन इस बार उसके कंधे का घुमाव पूरा खुला और उसने पूरी ताकत से पत्थर फेंक दिया। छपाक! पत्थर सीधे सामने वाले बंदर के माथे पर लगा। वह बंदर दर्द से कराहते हुए उल्टा गिर पड़ा। उस बंदर ने उठकर पत्थर उठाया, उसे देखा और गुस्से में वही पत्थर एक बड़े नर बंदर की तरफ फेंक दिया। ढाड़! वह बड़ा बंदर भी जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाने लगा। बंदरों को एक नई ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने जमीन पर पड़े पत्थरों को देखा। यह उनके लिए एक नया हथियार था। इसी समय 3 बाघ स्माइलोडॉन चुपके से उनकी गुफा के रास्ते पर आ गए। उन्होंने गुफा का रास्ता बंद कर दिया। अंदर दर्जनों बंदर डर के मारे कोने में दुबके हुए थे, लेकिन वही बंदर जिसने सबसे पहले पत्थर फेंका था, उसने अपने हाथ में एक गोल पत्थर कसकर पकड़ रखा था। वह डर रहा था, लेकिन उसका हाथ पत्थर को कसकर भींचे हुए था। उसने 3 बाघों को अपनी तरफ तेजी से आते देखा। उस बंदर ने हाथ में पत्थर थामे, अपना मुंह खोला और एक जोरदार दहाड़ मारी।